हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 21 मई को HCS का प्रीलिम्स है, तो इसी के लिए हमने आपके लिए एक नए इनिशिएटिव को शुरू किया है, दैट इज द राउंड अप सीरीज, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर करवा रहे हैं। हमने ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेकंड 2 पार्ट्स जो हैं उसको कवर कर लिया है। इसके अलावा नेशनल करंट अफेयर्स भी कवर हो चुके हैं। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, और इवन आपकी इसके अंदर जो भी प्लेसेस इन न्यूज है उसको भी कवर करवाया जाएगा। प्लेसेस इन न्यूज के ऊपर बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको एक कोर्स मिलेगा जो कि HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से है। इसके अंदर आपको फ्री रिसोर्सेज करके एक फोल्डर मिल जाएगा जिसके अंदर सारी की सारी जो PDFs हैं वो अवेलेबल रहेंगी। आप इसको जाकर रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली प्रीलिम्स में बैठने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो बहुत सारे मॉक टेस्ट देकर ही आप प्रीलिम्स के लिए रेडी हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया ने फ्रांस और UAE के साथ मिलकर एक ट्राइलेटरल कॉपरेशन को शुरू किया है। बेसिकली 3 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसको ट्राइलेटरल बोल रहे हैं। अदरवाइज मैं बात करूं कि इस ट्राइलेटरल कॉपरेशन का क्या पर्पस रहेगा, तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर मिलकर ये तीनों की तीनों कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ काम करेंगी। इसके अलावा इंडिया, फ्रांस और UAE और भी अलग अलग पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ हैं, जैसे कि इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप हो गया, देन इज मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट हो गया जो कि UAE द्वारा लेड किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आपने यहाँ पर ध्यान देनी है, हालांकि ये करंट अफेयर आपका इन्वायरमेंट में भी कवर किया जाएगा क्योंकि UAE आ ही चुका है, तो यहाँ पे बता दें कि जो UAE है वो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 को ऑर्गेनाइज करवाएगा। जैसे कि आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो अर्थ समिट हुई थी वहां पे UNFCCC के अकॉर्डिंग हर साल कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, तो 2023 की जो कॉन्फ्रेंस है वो UAE में कंडक्ट करवाई जाएगी, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मैं UAE और फ्रांस के बारे में अगर मैं बात करूं तो UAE जो है वो मिडल ईस्ट कंट्री है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि ये पर्शियन गल्फ को फेस करती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये भी देखने को मिलेगी। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है, और UAE की जो कैपिटल है दैट इज आबू धाबी। नेक्स्ट अगर फ्रांस के बारे में बात करूं तो फ्रांस जो है यूरोपियन कंट्री है, ये आपको पता ही होगा, और इसकी कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज हैं दैट इज स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। इवन मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में करवाया था कि जो फ्रांस और स्विट्जरलैंड का बॉर्डर है यहाँ पे आपको लार्ज हेड्रन कोलाइडर जो है ये देखने को मिलता है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच से ये जो इंग्लिश चैनल है वो गुजरता है। इसके अलावा फ्रांस जो है वो मेडिटेरेनियन सी को भी बॉर्डर करता है, और उसके वेस्ट साइड पे आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको UAE और फ्रांस के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक एग्रीमेंट लॉन्च किया था दैट इज रिलेटेड टू फिशरीज सब्सिडीज। फिशरीज सब्सिडीज का मतलब है यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, वो फिशरीज सेक्टर्स में क्या जो फिशरमैन हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती हैं या नहीं। तो उसी के रिगार्डिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक एग्रीमेंट को लॉन्च किया था। हालांकि ये जो एग्रीमेंट है अभी तक एज सच किसी भी कंट्री ने अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन जो स्विट्जरलैंड है वो पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। स्विट्जरलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन कंट्री है और बर्न इसकी कैपिटल है। इसके अलावा अगर मैं WTO के रिगार्डिंग बात करूं तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स यहाँ पे अलग अलग जो कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है। इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये चेक करती है कि क्या कंट्रीज में फेयर ट्रेड हो रही है या नहीं। WTO जो है वो 1995 में एक एग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया था, दैट इज दी मराकश एग्रीमेंट। इससे पहले WTO जो है वो एज सच इसका नाम WTO नहीं था, हालांकि ट्रेड देखने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल रहती थी, और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो GATT जो है 1948 में बनाया गया था, लेकिन अल्टीमेटली इसको बनते बनते चेंज होते होते नाम चेंज होते होते यूरुग्वे के बहुत सारे राउंड्स हुए और 1995 में इसको WTO एज सच बना दिया गया।
इसके अलावा अगर मैं WTO के रिगार्डिंग बात करूं कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 98% ग्लोबल ट्रेड को इंक्लूड करता है। अब बात कर लेते हैं कि जो WTO ने फिशरी सब्सिडीज के ऊपर एग्रीमेंट लॉन्च किया है वो किस चीज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे WTO ने ये बोला है कि अगर कोई भी इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है या फिर ओवर फिशिंग होती है तो ऐसे केसेस में कोई भी गवर्नमेंट जो है फिशरीज सेक्टर को सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं करेगी। ये वाला जो रिलैक्सेशन पीरियड है ये सिर्फ डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए रहेगा और वो भी सिर्फ 2 साल के लिए ये एक्सेप्टेड रहेगा। तो बेसिकली इसको एज सच किसी भी कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इसको, इस एग्रीमेंट को अडॉप्ट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो अगर मैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रिगार्डिंग बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 1989 में बनाई गई थी। G7 कंट्रीज ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है 2 चीजों के रिगार्डिंग काम करती थी, एक तो है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है टेरर फाइनेंसिंग। हालांकि जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तो उस टाइम पे ये सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग को चेक करती थी, लेकिन 1999 के आते आते इसके अंदर एक और पर्पस जो है इसको इंक्लूड कर दिया गया, दैट इज द टेरर फाइनेंसिंग। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चेक करती है कि क्या कंट्रीज जो हैं वो टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। तो इसके बेसिस पर ही ये जो FATF है वो 2 लिस्ट्स प्रोवाइड करती है। अगर कोई कंट्री इसमें इन्वॉल्व है तो उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप अभी सुधर जाओ एक तरह से और अल्टीमेटली टेरर फाइनेंसिंग वगैरह को ना करो। तो जैसे ही इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई कंट्री कोऑपरेट नहीं करती तो अल्टीमेटली उस कंट्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपने याद रखना है कि इसकी 2 लिस्ट निकाली जाती हैं, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। और अभी पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सालों से ग्रे लिस्ट में रखा गया था, लेकिन अल्टीमेटली अब पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है। आपने ध्यान रखना है कि ब्लैक लिस्ट के अंदर टोटल आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलेगी, दैट इज ईरान, नॉर्थ कोरिया एंड म्यांमार। और म्यांमार को भी अभी रिसेंटली ही इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा कंबोडिया, पाकिस्तान और मोरक्को को ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने याद रखनी है। अगर मैं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात करूं तो रिसेंटली जो FATF है उसके अंदर बहुत सारी मेंबर कंट्रीज भी होती हैं। तो रिसेंटली FATF ने रशिया की जो मेंबरशिप है उसको एक तरह से सस्पेंड कर दिया है। वो इसीलिए क्योंकि रशिया जो है वो उसने यूक्रेन के ऊपर को वॉर को भी लॉन्च किया है, तो उसकी वजह से ये सारी रूल्स एंड रेगुलेशन को एक तरह से वायलेट कर रही है जो कि FATF के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो ये एक तरह से रेजोल्यूशन है, रिसेंटली अडॉप्ट किया गया है और इसके अंदर 2 और एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंट्री आपको इन्वॉल्व दिखेगी, दैट इज इंडिया ने इस एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी को स्पॉन्सर किया है UNGA के साथ मिलकर। अगर मैं UNGA के बारे में बात करूं, दैट इज यूनाइटेड नेशन के आपको 6 ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली UN के इस ऑर्गन ने इंडिया के साथ मिलकर एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी को लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि रिसेंटली जो क्रोएशिया है उसको यंगेस्ट मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन कहा गया है। तो बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेगी और जो रीसेंट मेंबर इसके अंदर इंक्लूड किया गया है दैट इज क्रोएशिया। अगर मैं क्रोएशिया के रिगार्डिंग बात करूं तो क्रोएशिया जो है वो आपको एड्रियाटिक सी के पास देखने को मिलेगा और इसकी आपने कैपिटल याद रखनी है, दैट इज ज़ग्रेब। इसके अलावा मैं अगर यूरोपियन यूनियन और शेंजन जोन के रिगार्डिंग बात करूं तो 2 आपको अलग अलग एसोसिएशंस देखने को मिलती हैं, एक तो है यूरोपियन यूनियन और दूसरा है शेंजन एरिया। यूरोपियन यूनियन के अंदर यूरोप की वो सारी की सारी कंट्रीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन रखती हैं। वेराज अगर मैं शेंजन एरिया के रिगार्डिंग बात करूं तो ऐसी सारी कंट्रीज जिनके अंदर हम फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, बेसिकली जर्मनी के जो लोग हैं वो फ्रीली फ्रांस में ट्रैवल कर सकते हैं, स्पेन में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी पासपोर्ट। तो ये जो ट्रैवल जोन है वो बेसिकली पासपोर्ट को एक तरह से नहीं मांगता और फ्रीली यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरी कंट्री में शेंजन एरिया की कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में भी पता होना चाहिए। इवन यहाँ पे कई ऐसी कंट्रीज हैं जो शेंजन और यूरोपियन यूनियन दोनों का मेंबर है, वेयरएज
प्लस कई जो है सिर्फ शेंजन जोन का मेंबर हैं और कई जो कंट्रीज हैं वो सिर्फ यूरोपियन यूनियन का मेंबर हैं। तो आपको इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। और जो शेंजन है बेसिकली लग्जमबर्ग के अंदर सिचुएटेड है, जहां पर इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इस वजह से इस जोन का नाम शेंजन जोन भी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू स्पेस पोर्ट एस रेंज। तो स्पेस पोर्ट एस रेंज के बारे में बात करूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स है जो कि स्वीडन के किरूना सिटी के अंदर सिचुएटेड है। तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा जो नए नए सैटेलाइट्स हैं और जो नए नए रीयूजेबल रॉकेट्स हैं उनको पोलर ऑर्बिट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो एस रेंज आपकी स्पेस पोर्ट एस रेंज है, इसको किसने डेवलप किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन। आपने इसकी सिटी और इसकी कंट्री को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने G7 समिट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो ये जो G7 समिट है वो कहां पर ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? तो ये बेसिकली जर्मनी के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। तो आपको जर्मनी के रिगार्डिंग भी पता होना चाहिए। अगेन ये एक यूरोपियन कंट्री है। फिर अगर मैं बात करूं G7 समिट के बारे में तो इसके अंदर आपको टोटल 7 कंट्रीज जो हैं, मेंबर कंट्रीज जो हैं, ये देखने को मिलेगी। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये सातों की 7 कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं कि जो G7 है वो पहले G8 था क्योंकि उसके अंदर रशिया भी इंक्लूडेड था, लेकिन रशिया जो है वो ये 1998 में इसमें इंक्लूड किया गया था और अल्टीमेटली 2014 के अंदर इसको रिमूव कर दिया गया क्योंकि रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो बेसिकली उन्होंने G7 कंट्रीज की जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको वायलेट किया था, तो इस वजह से रशिया को वहां से निकाल दिया गया। इसके अलावा आपने G7 के रिगार्डिंग कुछ और चीजें याद रखनी है, जैसे कि 2022 के अंदर जो G7 की प्रेसिडेंटशिप है वो जर्मनी के पास थी, इससे पहले यूनाइटेड किंगडम के पास थी और अभी 2023 के अंदर इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो जापान के पास है। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो कि अगेन G7 नेशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है, तो G7 नेशन ने दिसंबर 2022 के अंदर एक नए इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, दैट इज द इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग। तो बेसिकली 2023 के अंदर ज्यादातर ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने वाले हैं। इस वजह से इन्होंने पहले ही दिसंबर 2022 के अंदर इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेजोल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग ये किसने अडॉप्ट किया है। फिर अगर मैं बात करूं कि 2022 के अंदर जो G7 समिट हुई थी उसके अंदर भी अलग अलग पार्टनरशिप जो है इसको लॉन्च किया गया था, जैसे कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो इस स्कीम के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम के अंदर 2027 तक कुछ फंड्स को मोबिलाइज किया जाएगा ताकि यहाँ पे जितनी भी डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके। तो इस स्कीम और पार्टनरशिप के बारे में आपको पता होना चाहिए, इवन ये भी पता होना चाहिए ये किस ऑर्गेनाइजेशन का एक तरह से इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन ने अभी रिसेंटली एक कंट्री को इस कमीशन से बाहर कर दिया है और वो कंट्री है ईरान। तो बेसिकली अगर सबसे पहले हम इस कमीशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं तो यूनाइटेड नेशंस जो हैं उसके यहाँ पे 6 ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे। उस ऑर्गन में से एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसको कि UN इकोसोक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कमीशन जो है वो लाई करता है, जो कि वुमेन की जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर ध्यान देता है। तो यहाँ पे इसकी भी अगेन अलग अलग मेंबर कंट्रीज हैं। अब क्योंकि ईरान जो है वो इतना ज्यादा जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इसके अलावा भी वो बहुत सारी चीजों को वायलेट करता है, तो इन्होंने ईरान को यहां से रिमूव कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं ईरान के बारे में। जैसे कि हमने UAE के बारे में बात किया था जो कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास लाई करता है, इन द सेम वे जो ईरान है इसकी जो कैपिटल है दैट इज तेहरान और ये भी पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मांगदेचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए भूटान के अंदर यहाँ पे आपको एक मांगदेचू रिवर जो है ये देखने को मिलेगी।
इसी के ऊपर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को बनाया गया है। आपने ध्यान देना है कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये रन ऑफ रिवर पावर प्लांट है। रन ऑफ रिवर पावर प्लांट का मतलब है कि इसके अंदर एज सच कोई भी पानी की स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं है। बेसिकली यहाँ पे जो रिवर है वो बहती रहती है और अल्टीमेटली इसके फ्लो की वजह से ही जो टरबाइंस हैं वो घूमती हैं और अल्टीमेटली यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जनरेट होती है। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये इंडिया की मदद से भूटान के अंदर बनाया गया है। 720 मेगावाट्स का ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। आई होप आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में पता ही होगा कि यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, देन इज विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, इन द सेम वे हाइड्रो एनर्जी हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे पानी की मदद से जो भी आपके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाएगा उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू यूनेस्को ने अभी एक लिस्ट निकाली थी जिसका नाम है 50 आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। तो इस लिस्ट के अंदर इंडिया के 50 ऐसी टेक्सटाइल को इंक्लूड किया गया है जो कि एक तरह से बहुत ज्यादा फेमस टेक्सटाइल के या फिर क्राफ्ट्स की चीजें हैं इंडिया में। अगर मैं बात करूं हरियाणा के बारे में तो हरियाणा के पानीपत के अंदर एक पर्टिकुलर चीज फेमस है, दैट इज दी खेस वीविंग। आई होप आपको खेस के बारे में पता ही होगा। तो इसकी जो वीविंग है वो बहुत ज्यादा फेमस है और इसको यूनेस्को की इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है। बात कर लेते हैं यूनेस्को के बारे में, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगेन ये भी यूनाइटेड नेशन के अंदर ही आता है, हालांकि इसके 6 ऑर्गन्स में ये इंक्लूडेड नहीं है। यूनेस्को जो है अलग अलग कंट्री के साथ कोऑपरेट करता है इन तीनों फील्ड्स में। कौन कौन सी फील्ड्स हैं? एजुकेशन, साइंसेज एंड कल्चर। जैसे कि कल्चर के वे में यहाँ पे ये अलग अलग लिस्ट जो हैं इनको निकालते रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर जो यूनेस्को है उन्होंने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी लॉन्च किया है। ये कभी हम जब भी नेक्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करेंगे तो तब बात कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि 17 SDGs होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो यूनेस्को है इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो पेरिस के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जिसके अंदर अलग अलग जो मेंबर कंट्रीज हैं और इवन यहाँ पे जो अलग अलग कंपनीज हैं उनको इस इनिशिएटिव के अंदर इंक्लूड किया गया है ताकि ये दोनों मिलकर इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर सके। अगर मैं इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज के रिगार्डिंग बात करूं जिसके अंदर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें आती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन मैंने पहले भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको बताया था कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड अगर मशीन्स ऐसा कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस वाला काम करती हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। तो इन नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने के लिए एक अलग से इनिशिएटिव को लॉन्च कर दिया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इसके अलावा इंडिया की कुछ कंपनीज को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ये आपने याद रखना है। फिर अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिगार्डिंग बात करूं 1971 में इसको बनाया गया था। ये स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स ये अपने प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, ये लोगों की डेवलपमेंट और कंट्रीज की डेवलपमेंट और नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उसके ऊपर काम करती है। इवन यहाँ पे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उनकी जो डेवोस समिट है वो बहुत ज्यादा फेमस है, जो कि हर साल स्विट्जरलैंड के डेवोस के अंदर कंडक्ट करवाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू कि रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, दैट इज 2669 रेजोल्यूशन। तो ये रेजोल्यूशन कौन सी कंट्री से रिलेटेड है? तो बेसिकली ये जो रेजोल्यूशन है ये म्यांमार से रिलेटेड है। वो इसलिए क्योंकि म्यांमार में आपको मिलिट्री कू जो है ये देखने को मिलेगा और 74 इयर्स में पहली बार म्यांमार के लिए ऐसा कोई रेजोल्यूशन आया है। हालांकि इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए अलग अलग कंट्रीज जो हैं उनको वोट देना पड़ता है, जिसमें से चाइना, रशिया और इंडिया ने वोट को डिनाई किया है। दैट मीन्स ये यहाँ पर न्यूट्रल रहे हैं, इन्होंने इसके फेवर में ना ही अगेंस्ट कोई भी वोट किया है। अब मैं वोटिंग सिस्टम और यूएनएससी के रिगार्डिंग एक बार बात कर लेती हूं। तो बेसिकली जो यूनाइटेड नेशंस हैं उसके आपको 6 ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक ऑर्गन जो है दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको बता रही थी, जिन्होंने 2669 रेजोल्यूशन को पास किया है। इसके अलावा 5 और ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी, जो कि यूएनजीए ने इंडिया के साथ मिलकर पास किया है। यूएनजीए को हम वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन है दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर आपका जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसके अंडर मैंने वुमेन स्टेटस की ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बात की है। फिर आ जाता है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द लास्ट इज यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट। फिर अगर मैं बात करूं ये जो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं ये यूएन चार्टर द्वारा 1945 में बनाए गए थे। और अगर मैं यूएनएससी के पर्पस के रिगार्डिंग या फिर इसका एम और ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग बात करूं तो अगेन ये कंट्रीज में पीस और सिक्योरिटी जो है इसको मेंटेन रखता है। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं यूएनएससी के मेंबरशिप के रिगार्डिंग बात करूं तो आपको यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलेंगे और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। 5 परमानेंट मेंबर के अंदर यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। तो बेसिकली इन कंट्रीज के पावर एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है दैट इज दी वीटो पावर, जिसको ज्यादातर न्यूज़पेपर्स में भी चलती रहती है और ये कंट्रीज टाइम टू टाइम यूज भी करती रहती हैं। वीटो पावर का मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई भी रेजोल्यूशन को पास करना है तो अगर इन 5 की 5 कंट्री में से एक भी कंट्री ने वीटो पावर का यूज कर लिया तो वो रेजोल्यूशन जो है उसको पास नहीं माना जाएगा, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स के रिगार्डिंग बात करूं तो हर 2 साल के अंदर इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को अलग अलग रीजन से चूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि इंडिया भी इस 10 नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर 2 साल के लिए आया था 2021 एंड 2022 के रिगार्डिंग। अब इसके अंदर बेसिकली हर महीने जो प्रेसिडेंटशिप है, चेयरमैनशिप है, वो हर एक कंट्री को दिया जाता है। तो यहाँ पे एक तो अगस्त 2021 और दूसरा है आपका दिसंबर 2021। इसके अंदर जो प्रेसिडेंटशिप है, चेयरमैनशिप है, यहाँ पे इंडिया को मिली थी। ऐसा नहीं है कि 2021 और 2022 में इंडिया सबसे पहली बार इसका नॉन परमानेंट मेंबर बना है, इससे पहले भी बहुत बार बन चुका है और अभी ये 8th टाइम था। इसके अलावा जो इंडिया है वो यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भी एडवोकेट कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बेसिकली इनका एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है कि परमानेंट सीट लेने के लिए एक पर्टिकुलर जीडीपी होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, और इंडिया जो है इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। इस वजह से वो यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए एडवोकेट कर रहा है। और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कुछ और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं उनको 23 और 24 टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है। ये भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, स्पेशली आपको इंडिया के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट। तो इस समिट के रिगार्डिंग बात करूं तो यूनाइटेड नेशन के अंदर ही इस समिट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अगेन इसके अंदर जितना भी यूथ है वो पार्टिसिपेट करता है और उनका जो मेन पर्पस है वो रहता है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग ही इस समिट को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। तो रिसेंटली 2022 के अंदर ये जो समिट है बांग्लादेश के अंदर कंडक्ट करवाई गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि काउंटर टेररिज्म कमिटी ऑफ यूएनएससी, इसकी जो मीटिंग है सबसे पहली बार मुंबई इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाई गई। अब इस कमेटी के रिगार्डिंग भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएनएससी के अंदर अलग अलग रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, इन द सेम वे सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 1373 को पास किया गया, जिसके तहत इस कमेटी को बनाया गया था। बेसिकली ये जो कमेटी है टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट करती है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं उसको देखती है। इस कमेटी को 2001 में बनाया गया था, रेजोल्यूशन के द्वारा पास किया गया था, वो भी इसलिए क्योंकि 9/11 का उस टाइम पे टेरर अटैक हुआ था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज जो रुचिरा कंबोज जी हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया हैं, तो यहाँ पे इस मीटिंग में भी उन्होंने ही इंडिया को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि 2023 के अंदर वर्ल्ड का 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है इसको कंडक्ट करवाया गया। अगर मैं वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग बात करूं तो हर 3 साल बाद इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया जाता है। तो आपने बताना है कि कौन सी कंट्री के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया। तो बेसिकली फिजी जो है, जो कि पैसिफिक ओशन का एक आइलैंड है,
आइलैंड कंट्री है तो यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि ये जो हिंदी कॉन्फ्रेंस है ये ध्यान देती है कि हिंदी लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ नॉलेज और सर्विस यूज किया जाए। फिर अगर मैं बात करूं फिजी के रिगार्डिंग, जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर एक आइलैंड कंट्री है और इसके अंदर आपको अलग अलग आइलैंड जो ग्रुप्स हैं ये देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है आपका माइक्रोनेशिया, एक है आपका मेलानेशिया और एक है आपका पॉलिनेशिया। तो आपने ध्यान देना है कि जो फिजी है वो मेलानेशिया आइलैंड ग्रुप के अंदर लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इंडिया एशियान स्टार्टअप फेस्टिवल। तो इंडिया ने एशियान मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को शुरू किया है। आपने बताना है कि ये जो फेस्टिवल है कहां पर कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो इंडोनेशिया के आपको अलग अलग आइलैंड्स जो है ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि सुमात्रा हो गया, जावा हो गया। तो यहाँ पे जावा के अंदर ही एक सिटी है दैट इज बोगोर। तो बोगोर सिटी इंडोनेशिया के अंदर इस फेस्टिवल को कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं एशियान कंट्रीज के रिगार्डिंग बात करूं तो एशियान ग्रुप जो है इसको एक डेक्लेरेशन के द्वारा साइन किया गया था, दैट इज दी बैंकॉक डेक्लेरेशन। बैंकॉक आपको थाईलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके अंदर 10 कंट्रीज जो है वो इंक्लूडेड हैं और ये 10 की 10 कंट्रीज एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल सोशल स्टेबिलिटी के लिए काम करती हैं। तो आपने ध्यान देना है कि एशियान के अंदर कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज जो है वो इंक्लूडेड हैं। आप 2-3 बार इस मैप को देखेंगे तो आपके दिमाग में ये इम्प्रिंट हो जाएगा। एक बार फिर भी बता देती हूँ, दैट इज म्यांमार, थाईलैंड, देन इज लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी एंड फिलीपींस। ये 10 की 10 कंट्री आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, बहुत ही एक तरह से एंटरटेनिंग क्वेश्चन भी आप इसको लगा सकते हैं। तो कजाकिस्तान जो है इन्होंने 1991 से लेके 2022 तक अभी तक बहुत सारी जो अपनी कैपिटल्स हैं इसको चेंज कर दिया है। जैसे कि 1991 में जब इनको इंडिपेंडेंस मिली थी तब इनकी कैपिटल थी अखमोला। फिर 1997 में इनकी कैपिटल चेंज होगी, दैट इज अलमाती। 1998 में इनकी कैपिटल हो गई अस्ताना और 2019 के अंदर इनकी कैपिटल हो गई नूर सुल्तान। और अगेन 2022 के अंदर इनकी कैपिटल दोबारा से अस्ताना हो गई है। और इवन इस कंट्री को गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के अंदर भी इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैपिटल जो है उसको चेंज कर चुके हैं। तो आपको कजाकिस्तान के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी कैपिटल चेंज हो चुकी है, दैट इज अस्ताना। इसके अलावा जो कजाकिस्तान है वो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारी की सारी कंट्रीज जो है वो लाई करती हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि जो कजाकिस्तान है वो कैस्पियन सी को भी बॉर्डर करती है और यहाँ पे आपको एराल सी भी देखने को मिलेगा जो कि अभी सूख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट चाइनीज अमेरिकन एक्टर कौन सी है जिनका अभी जो पिक्चर है वो आपको यूएस करेंसी के ऊपर देखने को मिलेगी। तो दैट इज बेसिकली एना मे वोंग, जो कि अगेन चाइनीज अमेरिकन है और वो टेलीविजन, थिएटर, इन सारी चीजों में काम करती हैं और इस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यूएस करेंसी के ऊपर इनका जो नाम है ये देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, पहली ऐसी कौन सी कंट्री है जिन्होंने सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करने के लिए लेजिस्लेशन को पास किया है। तो बेसिकली स्कॉटलैंड जो है उन्होंने एक बिल को यूनानिमसली पास कर दिया है, दैट इज पीरियड प्रोडक्ट्स फ्री प्रोविजंस बिल। तो इसके अंदर जो विमेन है उनको फ्री सैनिटरी पैड्स जो हैं ये प्रोवाइड की जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं स्कॉटलैंड के रिगार्डिंग बात करूं तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको 4 कंट्रीज देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। तो आपने ध्यान रखना है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके के अंदर इंक्लूडेड है, वेयर एज जो सर्दर्न आयरलैंड है वो आपका यूनाइटेड किंगडम ग्रुप के अंदर नहीं लाई करता। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूनाइटेड किंगडम जो ग्रुप है इसके आसपास आपको इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा, अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा और इवन नॉर्थ सी जो है ये भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको स्कॉटलैंड की कैपिटल भी पता होनी चाहिए, दैट इज एडिनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज बेल ने श्रीलंका के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है जिसमें एक मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इस कंट्री में बनाया जाएगा। तो अगर मैं इस रेस्क्यू सेंटर के रिगार्डिंग बात
बात करूं, हालांकि आपको और भी बहुत ज़्यादा जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं ये देखने को मिलेंगे, और ये सारे के सारे रेस्क्यू सेंटर्स जो हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर लाई करते हैं। इसके अलावा इन दोनों ने मिलकर भी, इस कंपनी ने और श्रीलंका के साथ मिलकर भी रेस्क्यू सेंटर बनाने की ये बात कर रहे हैं, ताकि आसपास का जो पानी वाला एरिया है इसमें अगर कोई भी ऐसी दुर्घटना घटती है, ताकि यहाँ पर इस सेंटर के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा सके और अल्टीमेटली वेसल्स को और लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो आई होप आपको यहाँ तक के जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उनके बारे में समझ में आया होगा। आपने प्लेसेस इन न्यूज को याद रखना है, उनकी कैपिटल्स को याद रखना है, और जो भी चीजें न्यूज में चल रही थी इंटरनेशनल रिलेशन के रिगार्डिंग, उन चीजों को याद रखना है। इंटरनेशनल अफेयर्स का एक और पार्ट के अंदर आपको जो बचे हुए करंट अफेयर्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।